जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता ही चल गया होगा, आप लोगों का ALP CBT 1 का एग्जाम 13 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए हम लोग प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट करेंगे आपका ALP CBT 1 के लिए। तो देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपका साइंस का है। 25 नवंबर 2024 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर 1 का, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो साइंस का पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वह गतिज ऊर्जा के कारण हमेशा क्या होते हैं, निरंतर गतिमान रहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए आगे, गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने पर बढ़ता है जिससे कणों की गति तेज हो जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो है तापमान बढ़ने से बढ़ता है। अगला देखिए पॉइंट है कि गैसों में गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होता है और ठोस में न्यूनतम होता है। ठीक है, गैसों में जो होता है गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है और ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम होता है। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान, और v क्या है, वेग है। अब देखिए अगला जो सवाल है, दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है। तर्काकार, अशाखित और एक केंद्रीय। तर्काकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय, बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय, या फिर बेलनाकार, शाखित और बहुकेंद्रीय। तो जो इसका रेखित पेशियों की जो विशेषता होती है वह बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। देखिए जो अगला सवाल है, तीसरा सवाल। ठीक है, तो तीसरा सवाल हम लोग का जो है, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश खाली स्थान प्रतीत होती है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। वक्रता केंद्र से अपसरित होती है, मुख्य फोकस से अपसरित होती है, वक्रता केंद्र पर अभिसरित होती है, या मुख्य फोकस पर अभिसरित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मुख्य फोकस से अपसरित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट है कि उत्तल दर्पण हमेशा एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अगला सवाल है, कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं करता है। कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं करता है। माइक्रोफोन, विद्युत जनित्र, चुंबकीय दिक्सूचक या विद्युत मोटर। तो देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं करता, तो जनरेटर जनित्र जो होता है उसमें होता है, विद्युत मोटर में भी चुंबकीय प्रवाह होता है, माइक्रोफोन में भी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह होता है, लेकिन चुंबकीय दिक्सूचक में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो अगला देखिए 9वां सवाल है, इस्त्री, ये आपको पता है इस्त्री मतलब क्या है, आयरन। ठीक है, प्रेस जो होता है, आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। ऊष्मीय प्रभाव, क्रियात्मक प्रभाव,
रासायनिक प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो है आपका इस्त्री या आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन या इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर, ये सभी के सभी आपके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। किसके? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए कि यह प्रभाव जो होता है H हीट बराबर I स्क्वायर RT के नियम का पालन करता है। यानी कि H बराबर I स्क्वायर RT के नियम पर ये सारे जो डिवाइस है काम करते हैं। ठीक है, ये सारे जो आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर या इलेक्ट्रिक ओवन, केतली और हीटर, ये सभी ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं विद्युत धारा के, और यह H बराबर I स्क्वायर RT के नियम का पालन करते हैं। अब देखिए जो अगला सवाल है 10 नंबर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर 10 केजी द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये न्यूमेरिकल है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर पर 10 केजी द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा, यानी कि हमको यफ का मान बताना है। तो यफ बराबर क्या होता है? यम इंटू ए। ठीक है, तो यम का मान कितना? 10 केजी, 10 मीटर पर सेकेंड का आपका त्वरण है, यानी कि ए का मान तो 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 न्यूटन आएगा, और आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, ये आप लोग एकदम सिंपल है, न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे। न्यूमेरिकल आप लोग देख के जाएंगे कि पेपर में जरूर पूछेगा। ठीक है, और 11 नंबर देखिए सवाल है, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे खाली स्थान कहते हैं। समजाति श्रेणी, समावयवी, विषम जाति श्रेणी या श्रृंखला या श्रृंखलन। तो इसका आंसर जो होगा आपका समजाति श्रेणी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। देखिए अगला सवाल है, ये आपका देखिए PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यानी कि आपको जो 25 नवंबर 2024 को जो पेपर हुआ था ALP का, उसका शिफ्ट नंबर 1 का है। ठीक है, यानी कि 25 नवंबर 2024 शिफ्ट नंबर 1 का आपका क्वेश्चन पेपर है। और देखिए आपका 12वां सवाल है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? तो H3O प्लस और Cl माइनस दोनों बनता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, HCl जल के साथ प्लस H2O, तो आपका क्या बनेगा? H3O प्लस। ठीक है, यहाँ पे जुड़ेगा H3O प्लस हो जाएगा, फिर क्या है? Cl यहाँ से माइनस होगा, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, Cl माइनस दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए अगला सवाल है 13 नंबर, जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? गैस प्रावस्था, द्रव्य प्रावस्था, ठोस प्रावस्था या ठोस और द्रव दोनों प्रावस्था। तो जेली जो होता है वो आपका द्रव प्रावस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर 14 नंबर सवाल जो आपका है, इसमें बोला है कि देखिए CuO प्लस NH3 गिव्स Cu प्लस N2 प्लस H2O के लिए सही संतुलित अभिक्रिया का चयन करना है। यानी कि ये जो समीकरण आपका है, अभिक्रिया है, इसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो देखिए पहला आपका 3CuO प्लस 2NH3 गिव्स 3Cu प्लस N2 प्लस 4H2O। इसमें देखिए यहाँ पे कॉपर कितना? 3, तो यहाँ कॉपर 3। ठीक, ऑक्सीजन कितना? 3 है, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 4। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। अगला देखिए 3CuO प्लस 2NH3 गिव्स 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। तो यहाँ देखिए कॉपर 3 है, यहाँ पे भी कॉपर 3 है,
ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन कितना 3, नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन N2 2, हाइड्रोजन देखिए 3 2 6 हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समीकरण कौन सा संतुलित है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला सवाल है लास्ट 15 नंबर। देखिए अगला सवाल है 15 नंबर आपका, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेव के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेव को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? तो देखिए आपका क्या आंसर हो जाएगा, F/4, 4F, F/2 या 2F। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, F/4। ठीक है, ये आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेव के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेव को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? तो क्या हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसका गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या होता है, फार्मूला F बराबर कैपिटल G m1m2/r²। तो यहाँ पे अगर r का मान 2x कर दे, 2x हो जाएगा, तो दूरी हमारा 2x कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा, G m1m2/r² है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x जगह 4 फिर x²। ठीक है, तो G m1m2/x² यानी कि ये वाला यहाँ से हो गया इंटू 1/4 बचेगा यहाँ पे। तो अब देखिए G m1m2/x² जो है यानी कि आपका r² यही बराबर है F के, तो ये F हो जाएगा बट्टे कितना 4, तो आपका क्या हो जाएगा F/4। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर था इसका। तो अगला देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरुत्वीय बल जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, गुरुत्वीय बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये याद रखेंगे तो डायरेक्ट उसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, या फिर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। तो देखिए किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। करेक्ट आंसर होगा परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगला सवाल है 17 नंबर। इसमें देखिए लिखा है, लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? केवल मातृवंशी यानी नाना नानी के डीएनए से, केवल पैतृक डीएनए से पिता के, या केवल मातृक यानी कि माता के डीएनए से, या पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से यानी कि पिता के डीएनए और माता के डीएनए दोनों से प्रभावित होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए 18 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते? सोडियम, आयरन और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और जिंक, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो यहाँ देखिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। यहाँ पे बोला कि कौन अभिक्रिया नहीं करता है, देखिए इसमें भी सोडियम है और पोटेशियम, ये नहीं होगा, सोडियम है ये भी नहीं होगा, इसमें भी सोडियम नहीं होगा, इसमें सोडियम नहीं है, ये हो सकता है। तो 3 ऑप्शन वैसे भी गलत, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ तेजी से क्रिया करता है। तो अब अगला सवाल देखिए 19 नंबर सवाल है और हमारा क्या है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग खाली स्थान होता है, स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग खाली स्थान होता है, स्त्री केसर का शीर्ष भाग खाली स्थान होता है, अंडाशय में खाली स्थान होते हैं। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर होगा स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग खाली स्थान होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पहले वाले का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
दूसरा है कि स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग खाली स्थान होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा, वर्तिका। ठीक है। स्त्री केसर का शीर्ष भाग खाली स्थान होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का ए हो जाएगा, वर्तिकाग्र। और लास्ट है अंडाशय में खाली स्थान होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, बीजांड होते हैं। ठीक है। यानी कि पहले का तीन, दूसरे का डी और तीसरे का ए है, तो तीसरे के और चौथे का बी है, चौथे का बी। तो ये था आपका यहाँ पे लास्ट सवाल। तो ये था हमारा क्या, 25 नवंबर 2025 का शिफ्ट नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट, वो भी ALP का साइंस का। ठीक है। तो अब हम लोग इसके अगले वीडियो में इसका शिफ्ट नंबर 2 को हल करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करिए, क्योंकि आप लोगों के पास केवल और केवल 10 दिन का समय बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।